हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो के पार्ट में हम कवर करने वाले हैं क्लास 7th से हमारा चैप्टर फर्स्ट है ज्योग्राफी की बुक से एनवायरनमेंट। सो डियर स्टूडेंट, अपने इस चैप्टर में हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें होती है उन सब को हम किस में इंक्लूड करते हैं? एनवायरनमेंट में, चाहे वो चीज़ें लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। जैसे हमारे आसपास चीज़ें होती है वाटर, एयर, लैंड, बिल्डिंग, रोड, ये सभी किस में इंक्लूड होते हैं? एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं। और ये सब हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपनी बेसिक लाइफ सिस्टम को आगे कंटिन्यू कर सकें। ओके, तो हमें अपनी लाइफ को जीने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। और उन सभी जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उन सभी का एक कॉम्बिनेशन वो किस में इंक्लूड होता है? एनवायरनमेंट में। ओके, तो अपनी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने एनवायरनमेंट के बारे में कि एनवायरनमेंट क्या होता है और इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं तो उसके बारे में देखा था। तो एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास हमें जो भी चीज़ें दिखाई देती है वो सब किस में आती है? एनवायरनमेंट में। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में हमने देखा कि ये 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। नेचुरल कंपोनेंट वो होते हैं जो बाय नेचर हमें मिले हैं, जैसे वाटर, एयर, लैंड और लिविंग थिंग्स। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जो ह्यूमन ने हमें बनाकर, जो इंसानों ने खुद बनाए हैं, जैसे बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिज, रोड, मॉन्यूमेंट्स और इंडस्ट्रीज। और ह्यूमन कंपोनेंट में हमने इंक्लूड किया था कंट्री का हर एक सिटीजन, जैसे कोई इंडिविजुअल पर्सन, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन, जो भी किसी पर्टिकुलर पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन से कनेक्टेड होगी। तो ऐसे करके हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के 3 पार्ट है, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। आज हमारे पास हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले बायोटिक और एबायोटिक हमें यहाँ पर पार्ट दिए हुए हैं एनवायरनमेंट के, उसके बारे में। बायोटिक का मतलब होता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बायोटिक जैविक, इसको हिंदी में बोलते हैं। बायोटिक का मतलब होता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवित ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणी या जो वो चीज़ें जो वो सभी ऑर्गेनिज्म जो सांस ले सकते हैं, चल फिर सकते हैं, अपने आप को खुद ग्रो कर सकते हैं, तो वो हमारा किस में आएगा? लिविंग बींग्स में। और उन्हीं को हम बायोटिक में भी इंक्लूड करते हैं, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है अबायोटिक। अबायोटिक का मतलब होता है अजैविक, मतलब जो सांस नहीं ले सकते, जो चल फिर नहीं सकते। तो इसमें हमारे पास आएगा द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट। जो नॉन लिविंग एलिमेंट है वो सब किस में आते हैं? अबायोटिक में। जैसे लैंड, जमीन, जमीन जो है वो सांस नहीं ले सकती। ओके, तो ये इसलिए किस में आती है? अबायोटिक में। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रॉम द अबोव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का एक डायरेक्ट मीनिंग हम ये बता सकते हैं कि पीपल, प्लेस, थिंग और नेचर, जो चीज़ ये सब हमारे आसपास होती है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन सभी को मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं? एनवायरनमेंट बोल सकते हैं, वातावरण बोल सकते हैं। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। ये जो कॉम्बिनेशन है वो नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना का कॉम्बिनेशन है। व्हील द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि बायोटिक और अबायोटिक दोनों टाइप की कंडीशन को इंक्लूड किया जाता है। बायोटिक
हमने अभी पढ़ा, अबायोटिक के बारे में भी हमने देखा। तो इनको भी हम किस में इंक्लूड करते हैं? एनवायरनमेंट में। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवेल द एक्टिविटी, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग। और इन्हीं सब की वजह से जो एक्टिविटी, क्रिएशन, इंटरेक्शन होता है वो सभी एनवायरनमेंट में ये इन सब के ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद देखो हमने 3 टाइप के कंपोनेंट देखे थे, नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण। तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या होता है। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट और एनिमल्स को। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस। आपने अपनी पहले की क्लासेस में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर को पढ़ा है। लेट्स लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट दीज डोमेन। और इन्हीं के बारे में हम कुछ और बातें एक्सप्लेन में यहाँ पर देखेंगे। किसके बारे में? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास आती है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं स्थलमंडल। स्थलमंडल या लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर वो पार्ट होता है जिस पर हम रह रहे हैं। ओके, कौन सा पार्ट होता है जिस पर हम रह रहे हैं? वो होता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ओके, तो अर्थ की जो अलग अलग लेयर है उन लेयर में से जो सबसे टॉप पर आती है, देखो जैसे ये पार्ट है और अर्थ की लेयर बनी हुई है, 3 लेयर में इसको डिवाइड किया गया है। ओके, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उस पर हम रहते हैं, फिर उसके बाद दूसरी लेयर आती है और फिर उसके बाद बिल्कुल नीचे जो अंदर की तरफ होता है वो पार्ट आता है अर्थ का। तो हम जो रहते हैं वो सबसे ऊपर वाली लेयर पर रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो क्रस्ट का जो पार्ट, और वो भी सॉलिड पार्ट, ठीक है, क्रस्ट जो है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, उसमें से हमें देखना है सॉलिड जो बिल्कुल ठोस होती है, हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, और सबसे ज़्यादा हार्ड भी होती है और अर्थ की सबसे टॉप लेयर भी है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये किससे मिलकर बनी है? रॉक्स और मिनरल से मिलकर बनी है, और इसके ऊपर सॉइल की लेयर भी होती है। इसके ऊपर मिट्टी की एक थिन लेयर इसको कवर करती है। लिथोस्फीयर किससे मिलकर बनी है? रॉक्स और मिनरल्स से मिलकर बनी है। और कौन इसको कवर करता है? एक थिन लेयर ऑफ सॉइल इसको कवर करती है। इट इज़ अन irregular surface with various landforms such as mountain, plateau, plain, valley, etc. और ऐसा नहीं है कि लिथोस्फीयर हर जगह एक जैसी होती है, ऐसा नहीं है। लिथोस्फीयर जो है वो अलग अलग लैंडफॉर्म में हमें मिलती है। जैसे कहीं पर हमें माउंटेन मिलेंगे, कहीं पर हमें प्लेट्यू मिलेंगे, कहीं पर हमें प्लेन मिलेंगे और कहीं पर हमें वैली। Landform are found over the continent and also on the ocean floor। जो लैंडफॉर्म होते हैं जिन पर हम रहते हैं वो हमें पाई जाती है कॉन्टिनेंटल पर, और एक दूसरी टाइप की और भी है जिन ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर, जो ओशियन फ्लोर पे होती है। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। लिथोस्फीयर पर हम क्या क्या कर सकते हैं? फॉरेस्ट लगा सकते हैं, ग्रासलैंड है इसलिए ग्रेजिंग करा सकते हैं, ज़मीन है इसलिए एग्रीकल्चर कर सकते हैं, और ह्यूमन सेटलमेंट के भी वो काम आती है। इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और मिनरल वेल्थ का भी एक ये सोर्स है।
तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिथोस्फीयर हम किस पर बोल रहे हैं, ठीक है। देखो लिथोस्फीयर, डोमेन ऑफ एनवायरनमेंट आपको यहाँ पर दिया है और डोमेन ऑफ एनवायरनमेंट में आपको लिथोस्फीयर के बारे में दिया है। लिथोस्फीयर देखो ये, वैसे तो हम अलग अलग पार्ट पे डिवाइड करते हैं डोमेन ऑफ एनवायरनमेंट को, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। अब देखो यहाँ पर क्या अलग बातें हैं। लिथोस्फीयर से रिलेटेड वो बात है, लिथोस्फीयर होती है वो जगह जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम रह रहे हैं और जहाँ पर जमीन है। ओके, जो लिथोस्फीयर होती है उसको हम स्थल मंडल भी बोलते हैं। तो हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम क्रस्ट के पार्ट पर रहते हैं, ठीक है, क्रस्ट जो सबसे टॉप लेयर है वहाँ पर रहते हैं। क्रस्ट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, एक ओशियन क्रस्ट है। तो आपने देखा होगा जब आप वर्ल्ड का मैप देखते हो तो उसमें मोस्टली जो पार्ट है वो किससे कवर है, पानी से, वाटर से कवर है, और कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ पर ज़मीन है। तो जो ज़मीन वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। ओके, उस पर हम रहते हैं, हम अपना घर बनाते हैं, हम रोड बनाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। तो ये सब काम कहाँ पर होता है, लिथोस्फीयर पर होता है। ओके, तो समझ आ गया। स्थल मंडल मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर हम कोई भी काम, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने का काम कर सकते हैं। तो ये सब हमारा आता है लिथोस्फीयर में। उसके बाद मैं आपको हाइड्रोस्फीयर के बारे में भी एक बार थोड़ा सा हिंट देती हूँ। हाइड्रोस्फीयर होता है जो वाटर से रिलेटेड, जो वाटर बॉडीज़ होती है ना, उन सबको हम किस में इंक्लूड करते हैं, हाइड्रोस्फीयर में। और हाइड्रोस्फीयर का मतलब हिंदी में होता है जलमंडल। ओके, जैसे लिथोस्फीयर को हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं, ऐसे ही हाइड्रोस्फीयर को हम क्या बोलते हैं, जलमंडल बोलते हैं। अब इसके नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा है, जलमंडल मतलब जो भी पानी से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो सब किस में आएगी, हाइड्रोस्फीयर में। तो ये बात आपको याद रखनी है, हाइड्रोस्फीयर में आएंगे वाटर से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो सब किस में इंक्लूड होगी, हाइड्रोस्फीयर में। तो ये था हमारा इस वीडियो का मेन पार्ट, जिसमें हमने लिथोस्फीयर के बारे में देखा और हाइड्रोस्फीयर के बारे में थोड़ा सा हिंट दिया है। तो लिथोस्फीयर के बारे में आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सबसे टॉप लेयर होती है अर्थ की, रॉक्स और मिनरल से बनी है, सोइल से कवर है, अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म में मिलती है, जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन और वैली की फॉर्म में। ओके, फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासलैंड होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन, और ह्यूमन सेटलमेंट, जो इंसान होते हैं उनके रहने की भी जगह कहाँ पर होती है, लिथोस्फीयर में। तो ये पार्ट हमारा किसका है, लिथोस्फीयर का। तो आई होप जो पार्ट आज के इस वीडियो के पार्ट में हमने कवर किया है, नेचुरल एनवायरनमेंट का फर्स्ट डोमेन लिथोस्फीयर, उसके बाद अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बारे में देखेंगे। तो आज की वीडियो के पार्ट में इतना ही। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ ना आए, तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।